नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिहार के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अब चुनाव आयोग वहाँ की डेट्स अनाउंस करेगा, लेकिन उसके पहले जो मतदाता सूची है, उसको कैसे रिवाइज किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़े विवाद का कारण बन गया है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनको रिवाइज किया जा रहा है और लोगों से उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट और प्लेस ऑफ बर्थ, एक तरीके से लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े करेगा चुनाव आयोग। और ये काम बीएलओज को, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को दिया गया है। अब उसमें कुछ कट ऑफ डेट्स दी गई हैं कि 2003 के पहले के लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो फिर क्या होगा। इस सब को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है। ये जो समरी रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का हो रहा है, जिसको SIR कह रहे हैं, ये आखिर इसकी जरूरत क्या है और क्या ये एक बड़ा फ्रॉड है, क्या ये एक जालसाजी है चुनावी प्रक्रिया पर। आज इसी को लेकर हम सवाल करेंगे और देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो SIR है, यानी कि जो जी, इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, उसको लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड अभी तक का है। जो जो फ्रॉड हमने महाराष्ट्र और हरियाणा और 2024 के चुनाव में नहीं देखा, ये उससे भी बड़ा फ्रॉड है। क्या कहते हैं आप डॉक्टर डॉक्टर गर्ग? देखिए नीलू जी, ये सचमुच में बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि जो 2000 हरियाणा में 2% वोट बढ़ा के 26 सीटें जीती, उससे भी बड़ा फ्रॉड है। जो दिल्ली में हुआ, उससे भी बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि वहां वोटें ज्यादा, एक एक घर से वोटें, एमपी के घर से, आरएसएस के, बीजेपी के एमपी के 20-20, 30-30, 25-25 वोटें दर्ज की, 200 की काट दी। महाराष्ट्र में, जिसमें उतनी आबादी नहीं है अडल्ट की, जितनी वोटें बना दी, उतनी आबादी बढ़ी नहीं है। तो ये फ्रॉड था कि वोट सूची में इजाफा किया जाता या कुछ ना कुछ काटा जाता था। अब एक नया तरीका ढूंढ लिया कि पूरी की पूरी वोट सूची को खराब कर दो, खत्म कर दो, जो आप चाहते हैं वो कर दो। अब क्या हो रहा है, देखिए। पहली बात, मैं आपका जो शब्द आपने यूज किया है, फ्रॉड, मैं उसको समर्थन करता हूं। और आरएस इसके जो चुनाव निर्वाचन आयोग है, जो उसके डॉक्यूमेंट से निर्वाचन आयोग लोगों को गुमराह कर रहा है। ये 30 का उसका लेटर है। जितना इतना हल्ला होने के बाद उसने अपनी एक पोजीशन बताई, और ऐसे बताया जैसे निर्वाचन आयोग कोई बहुत बड़ी बात कर रहा होता है। क्या कहा कि 2003 की सूची में, मतदाता सूची में, जिनके माँ बाप पहले ही उसमें दर्ज हैं, वो केवल वो सूची दिखा सकता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के, डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के रूप में। अब उसको पूछे, अगर 2003 की सूची आप मानते हैं, ठीक है, वो तो पहले भी दिखा सकता था कि देखिए जी, मैं और दिखा, क्या दिखाना है, देख लो मेरे माँ बाप का यहाँ नाम दर्ज है और उनके सब डाटा दर्ज है। तो ये एक फ्रॉड है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि जो 2003 की सूची में मेरा माँ बाप दर्ज है, आपका दर्ज है, हमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम उसको नहीं मानते, अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट दो। इसका मतलब 2003 की सूची भी ठीक ना रही फिर तो। जब उसको आप मानते ही नहीं, तो सूची वो वैध कैसे हो गई? ये ऐसे ऐसे फ्रॉड, मेरे को तो ये लगता है, एक सीनियर आईएएस अफसर, बहुत बड़ी उम्र का है, रिटायर हुआ है, उसने एक दिन मेरे को ये भी बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे को तो ऐसे लगता है कि गणेश कुमार ने आईएएस किया भी है या नहीं। क्योंकि जैसी जैसी वो बातें करता है, कोई भी नौकरशाह ऐसे नहीं करेगा। ऐसे फ्रॉड, ऐसे लोगों को फ्रॉड कर करके लोगों को गुमराह कर रहा है। अब मैं एक बात और कर रहा हूँ, ये तो इसका है ना, जैसे ये बोल रहा है। अब दूसरा बात मैं ये कर रहा हूँ, फिर मैं बाद में एक और बात पे आऊंगा जरूरी, जो हमारे इसके लिए है। ये उसने जो 24 तारीख को लिस्ट जारी की डॉक्यूमेंट्स की, वो मैंने सोचा उसको उतार ही दें। ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड कहीं नहीं है। इसका मतलब वो आधार कार्ड को मानने को तैयार नहीं है कि आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया ना? आई और इलेक्शन कमीशन, चुनाव निर्वाचन जो कहता क्या है
कि जी हम तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 पे पूरी क्लास 21, क्लास 25 और क्लास 16, क्लास 19 हम तो उसको लागू कर रहे हैं। 21 पे बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है। अब ये क्लास उसकी 23 है, ये मैं दिखा रहा हूं। इस 23 क्लॉज में सरकार ने किया हुआ है, अमेंडमेंट की हुई एक्ट में कि आधार को माननीय है, आधार ही रादर माननीय है, कोई भी। बल्कि इसमें यह भी लिखा है अगर कोई आधार नंबर अपना पेश ना कर सके उसकी वोट काटी नहीं जा सकती। फिर भी आधार को लिंक करना है वोट से, लेकिन आधार पेश करना है, आधार को माननीय है, यूनिक आइडेंटिटी है। लेकिन अगर कोई ना, ये लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ 23(5) में, एवरी पर्सन whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number to such authority in such form and such manner as may be prescribed। हमने पहले भी बात की थी, प्रिस्क्राइब्ड में जो तयशुदा है। तो on or before such date as officially notified, and it was notified on 1st April 2023, only 2 years ना। आगे बोलता है नो एप्लीकेशन 6 में, नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम। नाम इंक्लूड करने के लिए आधार केवल चाहिए, अगर कोई आधार नहीं भी देता, क्या है, नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम दर्ज करो, वो बोलता है जी आधार दो, मैं बोलता जी मैं आधार दे नहीं सकता, तब भी नहीं मेरे को ना कर सकता। क्या लिखा है, नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड एंड नो एंट्रीज इन द इलेक्टोरल शैल बी डिलीटेड। ना तो मेरे को दर्ज करने से ना मना कर सकते हैं, मेरा नाम पंजीकरण करने से, ना ही अगर मेरा नाम पहले ही दर्ज है उसको काट सकते हैं अगर मैं आधार नहीं देता। क्या है, shall be deleted for inability of an individual to furnish or intimate Aadhaar number due to such sufficient cause as may be prescribed। अगर कोई मेरा वैलिड रीजन है, बाध्य रीजन है, कारण है कि मैं नहीं दे सकता आधार आपको, तो वो मेरा नाम नहीं काट सकते, ना ही मेरा नाम पंजीकरण करने से रोक सकते हैं। अब ये जो ज्ञानेश कुमार है, ये तो जो हमारा ये है इलेक्शन लॉ जिसको हम बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपी एक्ट 1950, ये तो उसको भी नहीं, वायलेट कर और रहा है। ये ज्ञानेश कुमार, क्या आप राजीव कुमार का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं क्या डॉक्टर गर्ग? राजीव कुमार तो इसके मुकाबले में एक पिद्दी का सोरवा था इसके मुकाबले में। तो ओ, ये तो बड़ा पहाड़ बन गया है। इसने तो देखिए आप नीलू जी, मैं ये मेरे को चिंता है, हम तो इतनी उम्र के हो गए, वोट डालें ना डालें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन युवा क्या करेंगे हमारे देश के, जो फ्यूचर है देश का। अब बिहार में 7.96 करोड़ वोटर है। ये बोलता है 4.96 करोड़ पहले था 2003 में, बाकी 3 करोड़ का हम चेक करेंगे। पहली बात, 4.96 करोड़ 2003 में जो था, उसमें कुछ लोग तो मर गए होंगे, कुछ लोग तो वहां से चले गए होंगे, कुछ लोग तो बाहर विदेशों में चले गए होंगे। वो कैसे, वो 496 नहीं निकलेगा, वो 3 से ज्यादा नहीं बनता। इसका मतलब 3 करोड़ लेकिन ये के लॉजिक मुकाबले। क्या था डॉक्टर गर्ग, ये जो उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने, मैं देख रही थी कि चुनाव जी आयोग की वेबसाइट पर 2003 की जो सूची है वो अपलोड कर दी गई है। उन्होंने ये बोला हाँ जी कि हाँ एसआईआर जी के लिए हमने 2003 की को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड कर दिया है, और अब इसके बाद 4.96 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे मतदाताओं के माता पिता का वही नाम तो। अगर सूची में है तो उन्हें कोई अन्य संबंधित दस्तावेज नहीं देने होंगे। ये क्या और कंफ्यूज करने के लिए किया है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर फ्रॉड उनके दिमाग में होगा, ज्ञानेश कुमार के दिमाग में, और इसलिए उन्होंने इसको किया? नहीं नहीं, दिस इज फ्रॉड, ये फ्रॉड है। मैं बताता हूँ कैसे, पार्शियली मैंने पहले बताया है। एक तो ये है कि उसका ये कहना कि जो 2003 की मतदाता सूची में जिनके माँ बाप का नाम है उससे हम और कुछ नहीं मांगे, वो सूची का पेज दिखा दे।
अगर वो पहले भी दिखाता तो ना करते तो वो तो केस जीत सकता था, क्योंकि उस सूची में तो उन्होंने वादे जो मान लिया उसको आप एक मेरे पर्टिकुलर नाम में कैसे। ऐसे तो गणेश कुमार कल को कहेगा आपका रंग ऐसा होना चाहिए, आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए। गणेश कुमार इज नॉट द गॉड, गणेश कुमार इज द फ्रॉड। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि आपके चैनल का सवाल है, मैं तो मलंग हूं, तो मैं तो बोल सकता हूं, क्योंकि गणेश कुमार ऐसा फ्रॉड बना रहा है। फिर ये बोलता है, तो गणेश कुमार ने ये लिख के बोला है कि 2003 में से हिसाब से, मेरे पास वही है जो आप बोल रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूं, वो बयान है, ये पूरा उनका रिटर्न स्टेटमेंट है, जो ईसी के वेबसाइट पे डाउनलोड किया मैंने। तो वो क्या बोल रहा है कि जी अब 4.96 करोड़ को नहीं दिखाना पड़ेगा, गणेश कुमार शुड बी शंटेड आउट बाई ब्रिंगिंग ए आई विल से महाभियोग, उसमें लाके पार्लियामेंट में इसको निकाल देना चाहिए। अगर ज्ञानेश कुमार ये साबित कर दे कि 4.96 करोड़ लोगों को 7.96 से अपना माँ बाप का सबूत नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग तो उसमें मर चुके हैं, और मरने वाले तो यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। 4.96 तो इफेक्टिव सूची नहीं रही अब, ना ये सूची में उससे मेल खाएगा। जो 4.96 2003 में थे, अगर उसी के हिसाब से सात, फिर तो 4.96 वाली सूची ये मान ली, फिर 5 वाली। एक तो ये फ्रॉड है बड़ा, एक तो और फ्रॉड है। मैं नीलू जी ये बोल रहा हूं कि देश पे ये क्या, देश में क्योस पैदा कर रहा है। कैसे ये बोलता है ये हम 2003 के, और उसमें लिख दिया अब कि जो सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के हिसाब से हम सिटीजनशिप, विनयास कुमार हैज नो राइट टू डिटरमिन द सिटीजनशिप ऑफ ए इंडिविजुअल, ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज बिलीफ। पहले भी हमने बात की थी। दूसरी बात लेकिन मैं और कर रहा हूं, ये समझना चाहूंगी कि ये जो समरी रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, इसमें ये कहा जाता है कि संविधान में इसका प्रावधान है, इसको लेकर नियम बने हुए हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं क्या कि ज्ञानेश कुमार गलत कर रहे हैं? हाँ हाँ मैं वही कहता हूं, अगर वो नियम के संविधान में प्रोविजन है कि आप कर सकते हैं रिवीजन, समरी रिवीजन कर सकते हैं, आप इंटेंसिव रिवीजन कर सकते हैं, आप पार्शियल समरी पार्शियल इंटेंसिव कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समरी रिवीजन आप कैसे करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट कौन सा मांगते हैं? समरी रिवीजन में आप जब नाम लिखना है 6 नंबर फॉर्म, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट मांगते हैं? जो डॉक्यूमेंट वहां लिखे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट तो दे नहीं रहा, ये तो जो जो उसके फेवर में देता है कि जी हम कर सकते हैं। हम तो इसको एतराज ही नहीं करे, करने पे हम क्या एतराज है हमारा? करने पे ये एतराज है कि अगर आप अभी चोन होना है, चुनाव होना है, तो उसमें रूल लिखा है कि जब आप किसी का नाम काटेंगे, देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं, ये लिखा है कि जब कोई भी इलेक्टोरल ऑफिसर, ईआरओ और बीएलओ किसी के नाम के काटने की सिफारिश करेगा, तो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, जिसको हम बोलते हैं मुंह बोलते ऑर्डर्स। वो लिखेगा कि क्यों मैं वहां गया, ऐसे किया। ये इतने समय में, और उसको समय देना है, जितना समय प्रिस्क्राइब्ड है, जितना समय देना है, उस समय में ये काम हो नहीं सकता। जब वो जो काम हो नहीं सकता आप उसको करना चाहेंगे, तो इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि वो काम तो होगा नहीं, आप नाम काट देंगे, बाद में बोल देंगे जी हम बाद में देख लेंगे। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 12 तारीख को केस लगा था, 11 को, 18 को गणेश कुमार की पोस्टिंग होना था, 17 को, तो उन्होंने डेट नेक्स्ट डे की डाल दी। जज साहब को बोला भी, जिन्होंने पिटीशन डाला था कि जी वो तो नहीं नहीं हम उसको इंक्लूड कर रहेंगे, आज तक तो बाद में सुना नहीं गया। इट इज ए फ्रॉड, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जो वहां ये एक क्लॉज पढ़ रहा है, वी कैन नॉट रीड एन एक्ट और द लॉ और द रूल्स एज वी विश, एंड वी कैन नॉट, इट इज अ लॉ लेड डाउन विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ना तो कानून को अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, ना हम अपनी मर्जी से उसका मतलब निकाल सकते हैं। जो है कानून जो है वैसे ही देखना है, इन लेटर एंड स्पिरिट, जैसे उसके शब्द हैं और जैसे उसकी भावना है। अब उसकी भावना ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने इलेक्टर बनाना है, हर एक का इलेक्टर होने का राइट है।
अब गणेश कुमार ये छीन रहा है उसकी, ठीक है उसमें लिखा है इंडियन सिटीजन हो, लेकिन इंडियन सिटीजन के लिए प्रूफ नहीं मांगा। देयर इज नो, कोई कहाँ भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें लिखा हो कि ही हैज टू प्रूव कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। उसी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की क्लॉज 19 है, उसमें लिखा है कि वो 18 साल का चाहिए, और वो उसकी जो है रेजिडेंट चाहिए उस एरिया का, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है। सो इसलिए गणेश कुमार इज वो कानून नहीं लागू कर रहा, वो तो एक एक क्लॉज पढ़ के, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रॉड है। आप जो आपका सवाल जायज है, नहीं, तो इसीलिए मैं बोलता आपकी हूँ। भी बात दोहराना चाह रही हूँ डॉक्टर गर्ग, जो आपने कहा कि राजीव कुमार से 10 हाथ आगे चुनाव फ्रॉड में ज्ञानेश कुमार है, क्या ये सही बिल्कुल, बात है? हाँ सही है, क्यों बताता हूं मैं। राजीव कुमार ने 50% इलेक्टोरल को कभी भी ऐसा नहीं किया। हरियाणा में 2% वोट बढ़ाई उसने। 2% वोट कितना होता है? ये जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें ज्यादा से ज्यादा 12% वोट बढ़ाई, 12.54%। 53% ये उड़ीसा में, 12.48% आंध्रा में, इससे ज्यादा कहीं नहीं बढ़ाई। 12%, ये तो आधा कर रहा है, आधे से भी ज्यादा। ही इज डूइंग विद 60% वोटर्स। ये वो उसने तो वोट मतलब बढ़ाई है, वो कैच हो सकती है, इसका इसने तो मतलब कि नाम ही काटा है। 60% डॉक्टर गर्ग, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपने ये कहा कि 60% वोटों की डकैती ऑलरेडी ज्ञानेश कुमार प्लान कर चुके हैं बिहार में। प्लान कर प्लान कर चुके हैं। उसमें क्या करेगा किसी का, इसमें इलेक्शन लॉ में बहुत कुछ है, फिर पढ़ के सुना देगा वो। उसमें ये भी लिखा है कि अगर जो ईआरओ है उसको लगता है कि ठीक है ये, वो ना दे दस्तावेज। मतलब क्या करेंगे, जो आरएसएस बीजेपी के लोग होंगे, जहां जिस पार्टी के वो नजदीक होगा आरओ, वो बोले हाँ हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसकी सेटिस्फेक्शन चाहिए, जैसे उसकी होगी वो बोलेगा जी मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। ये बात जो होती है वो एक दो के लिए होती है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे बल्क के लिए। जब हमने 4 करोड़ लोगों को, 3.96 करोड़, चलो इसकी बात मान लें 3 करोड़, हालांकि वो गलत है इसकी बात, 3 करोड़ लोगों का जब हमने देखना है, तो वो उसकी अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, एक बात मैं क्योंकि चैनल में एक नई बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैंने सोचा इस पे, जब आपने मेरे को फोन किया तो मैंने सोचा यार किया हो किया सकता है, ऐसे नहीं है कि मैंने नई कहने के लिए सोचा है। ये है कि ये चुनाव जो होना है, जो मतदाता सूची बननी है, ये सभी पार्टियों को प्रभावित करेगी। ये पॉलिटिकल इशू है, इट इज नॉट नाउ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये प्रशासकीय मामला नहीं है, क्योंकि प्रशासकीय होता है 2 4 10 20 को, ये पूरा 3 करोड़ वोटर का है, आधे वोटर करीब। अब मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा है, 60% है। जब इतना बड़ा मामला है तो उसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। वो कमेटी डिसाइड कर दे कि जी ये रूल है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लिए, और इलेक्शन कमीशन को क्योंकि जो रिवीजन होनी है, रिवीजन इज टू बी डन एज पर द एक्ट। गणेश कुमार इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, ना एक्ट हैज बीन फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। कानून तो पार्लियामेंट ने बनाया, विधेयक तो जब पार्लियामेंट में वो विधेयक बनाया है, अगर गणेश कुमार उसकी पालना नहीं करता तो दो ही तरीके हैं ना, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट रोके, नहीं जो पार्लियामेंट खुद रोके। पार्लियामेंट में और क्या होता है, जब कोई बिल जाता है तो बोलते हैं जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दो, शायद कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, तो क्या इस मॉनसून सेशन में, जो 21 जुलाई से ये मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि भाई ये 60% वोट चुराने की क्या का ऑलरेडी प्लान बना चुके हैं ज्ञानेश कुमार, तो फिर जेपीसी की मांग की जाए, जेपीसी इसको डिसाइड करेगी, और नहीं हाँ होता है तो फिर ये इनका ज्ञानेश कुमार का इम्पीचमेंट के लिए मूव किया जाए। क्या ये बिल्कुल, सब बिल्कुल होना ऑप्शन है? चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कानून इजाजत देता है इन बातों की। एक तो है ना, मैं कोई गैर कानूनी, मैं तो सरकार का अधिकारी रहा हूं, मैं कभी गैर कानूनी बात, चाहे मेरा विरोधी भी हो, चाहे मैं उसके खिलाफ भी हूं, लेकिन कानून तो कानून है ना, कानून तो सबके लिए है। आज मैं उसके खिलाफ बरतूं जानबूझ के, तो कल को कोई मेरे खिलाफ बरतेगा, कानून के लिए। कानून में क्या है कि कानून किसने बनाया है, मैं एक छोटी सी इसकी उदाहरण देता हूं, आपने तो बहुत उसको कवर किया है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत से लोग मेरे को पूछते ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। मैंने बोला देखिए ये कानून किसने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने। अब पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ वो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस ही नहीं कर सकती, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता
कि पार्लियामेंट में कौन क्या बोला, किसी की वोट मानी गई नहीं, ऐसा बात नहीं कर सकते वो। हम पार्लियामेंट भी जाएंगे, जिसके हम उनको बोलेंगे आपने तो मर्यादा भी नहीं ठीक अपनाई, और काटना भी, वो कानून बंद हुआ ना, पार्लियामेंट नहीं बंद किया। तो ये कानून पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, ये कानून राजीव कुमार का, गणेश कुमार का नहीं बनाया हुआ। गणेश कुमार इसकी गलत वो कर रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय कुछ लोग इंडिविजुअली जा सकते हैं, लेकिन इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन डिसाइड कि ये लॉ है, इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, ये रिवीजन अब नहीं होगी, केवल समरी रिवीजन होगी। दे कैन स्टॉप दिस रिवीजन, दे कैन से कि ये इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, अभी ये नहीं होगा। दूसरा, अगर ये करना है तो आधार, वो आधार को निकाल नहीं सकता। अगर वो आधार को, मैं अब 2-3 बातें, मैं बस 2 मिनट में बोलना चाहता हूँ, जिससे बड़ा केओस मैं क्यों बोल रहा है। वन, आप बोलते हैं जी हम आधार नहीं मानेंगे, कल को इनकम टैक्स वाले बोलते हैं जी मेरे को आता है कि जी आईटीआर को अपना जो पैन कार्ड है उसको आधार से लिंक करो। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ कि जी मेरी वोट के लिए मानते नहीं, मेरे मेरे इनकम टैक्स का जो बड़ी बात है उसके लिए कहते हैं आधार को करो। इसका मतलब इनके मन में हेरा फेरी है। मेरा बैंक अकाउंट बोलता है कि आप आधार को लिंक करो, मेरा डाकखाने का अकाउंट बोलता है आधार को लिंक करो, मेरा पेंशन पेमेंट ऑर्डर बोलता है आधार को लिंक करो। तो आधार को अगर आप लिंक कराना चाहते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? और इसमें तो लिखा भी हुआ है, ये गणेश कुमार अपने आप रोक रहा है, इसमें लिखा है, नोटिफिकेशन हुई है, बाकायदा विधिवत हुआ है। ये गणेश कुमार की तरह नहीं अपनी मर्जी से, पार्लियामेंट ने अमेंड किया हुआ है कि आधार ही इसका है। बल्कि अगर किसी के पास आधार नहीं भी है तब भी उसको ना तो पंजीकरण से रोका जा सकता है और ना ही उसका नाम उससे निकाला जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी बात भी हुई है। दूसरी बात मैं जो कहता हूँ, ये 2003 की रट लगा रहा है। मेरे हिसाब से, हम एक बोलते हैं, कहना बहुत मुश्किल रहता है, भाई पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, तो उनको एक्चुअल बात नहीं आती होती, वो हिसाब नहीं लगाते, वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो उसमें क्या है, मैं एक छोटी सी बात सुना के दर्शकों के लिए, एक कोई पंडित बहुत सीख के आया, वो बच्चा लड़का, तो उसके राजा के पास उसका बाप पंडित था, राज पंडित था, वो ले गया कि जी इसको भी रखो। राजा ने कहा अच्छा मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। उसने अपने हाथ में एक मुट्ठी बंद कर दी। उन्होंने बोला बता मेरी मुट्ठी में क्या है? उन्होंने बोला इसमें गोल गोल है। उन्हें हाँ ठीक है। उसने बोला इसमें पत्थर है। उसने बोला हाँ। कहने लगा क्या है फिर? कहना चक्की का पुड़ है। चक्की का पुड़ सुना? उसको बेवकूफ को ये मालूम ही नहीं कि चक्की का पुड़ तो हाथ में आ ही नहीं सकता, वो मुंदरी थी, मुंदरी में वो लगा हुआ था पत्थर। तो राजे ने बोला आपका लड़का पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन सियाना नहीं है। दिनेश कुमार पढ़ा लिखा तो है लेकिन ये पुड़ बोलने वाला है, चक्की का पुड़ बोलने वाला है, इसलिए इसको ऐसे बड़े ओहदे पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसलिए उदाहरण दिया। अब क्या होगा, एक और बात फिर मैं आपका स्वागत। जितनी आज तक चोन हुई है लोग उसको चैलेंज कर देंगे कि ये तो जो चुने गए जितने फैसले हुए ये तो सारे ही गलत हैं। कोई कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैं उदाहरण दे देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा हूँ, सरकार में अधिकारी रहा हूँ। हमारे यूनिवर्सिटी में कानून में लिखा था कि ये उस दिन शुरू होगा, एक्ट लागू होगा जिस दिन सरकार नोटिफिकेशन कर देगी। सरकार ने उसकी नोटिफिकेशन ही ना की, एक्ट लागू हो गया, लोगों को डिग्रियां मिल गई। तो यहाँ जवाहरलाल गुप्ता जी थे हाई कोर्ट में, तब बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उन्होंने बोला, वो किसी ने बोल दिया, उन्होंने बोला दिखाओ कहाँ है। वो बड़ा रौला झंझट पड़ गया कि सब डिग्रियां गलत है क्योंकि ये तो अलाउ नहीं करता। अब गणेश कुमार की बात अगर मानने के कि 2003 के बाद की सब सूचियां गलत हैं, तो जितनी चोन हुई, क्योंकि सूची में 10 लोग गलत हो, 20 हो, 1000 हो, 10,000 हो, माना जा सकता है, लाख 2 लाख हो। ये तो 3 करोड़ की बात कर रहा है, हालांकि मेरे हिसाब से वो 4 करोड़ है, 4.5 करोड़, 60% है। इतने करोड़ लोग अगर सूचियों में गलत ही हैं तो जितने चुनाव हुए सभी गलत हो गए, क्योंकि वो वादे नहीं थे। इसलिए गणेश कुमार इज ट्राइंग टू डू प्ले विद द डेमोक्रेसी। मैं क्यों कहता हूँ, राजीव कुमार हेरा फेरी करते थे हमारे चुनाव में। राजीव कुमार चुनाव की टोटल जो हमारा प्रजातंत्र उसको ब्रीच नहीं कर रहे थे, ये प्रजातंत्र को, वोटर के सीधे राइट को ब्रीच कर रहा है, हर वोटर के बल्क में, थोक रेट पे जिसको हम बोलते हैं। सो इसलिए बड़ा फ्रॉड है। आप अब सवाल कर लो तो अगर कोई है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं डॉक्टर गर्ग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब समझ में आ रही है चीजें कि जो असली नियत है सरकार की और चुनाव आयोग की वो यही है कि 60% वोटों को हथिया लेना बिहार के चुनाव में। इसके पहले की डेट अनाउंस हो, पूरा प्लान बना लो कि 60% वोट हमारे जेब में आ जाए, यानी कि हाँ, रूलिंग डिस्पेंसेशन के हाथ में आ जाए। ये प्लान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।
अब अगर ये चीजें सामने दिख रही हैं होती हुई, हम्म। हम, आप या विपक्षी दल इस समय क्या कर सकते हैं? सबको दिख देखिए, रहा है, सब इसके बारे में बात भी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन सब बेबस हैं, हेल्पलेस है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। नहीं, मैं ये बात नहीं मैं मान रहा। आप कर रहे हैं, आप मेरे साथ तीसरा या चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं। जानी जी ने मेरे साथ किया है। अभी मेरे को पता नहीं प्राचा जी आए हैं या नहीं, अरुण कुमार जी के साथ आपने प्रोग्राम किया है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी देश पांडे जी हैं, तो बड़े बड़े ज्ञाता हैं कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर के। तो उन्होंने आर्टिकल दिखाया कि ये तो जो कहते हैं इससे तो वोट का निकल जाएगा, ऐसा हो जाए, पूरा आर्टिकल है सरबंद में। सो इस रूप में लोग कर रहे हैं। अब चाहिए क्या? बड़े बड़े जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी और एक्सपर्ट, वो कर रहे हैं। अब इसका चाहिए क्या? एक तो हम ये प्रचार तो कर ही रहे हैं। दूसरा, इसमें बहुत सी कानूनी बातों में मेरे को एक आईएएस अफसर ने फोन किया, किसी बिहार के नीचा। तो उसने बोला कि जी ये तो मैंने कपिल सिब्बल जी से और प्रशांत भूषण से बात किया। वो बोलते हैं नहीं, ये ऐसे हो सकता है। मैंने बोला जी कई दफा वो कानून को ज्यादा ही अपने तरीके से देखते हैं, वो पूरा कानून तो देखते नहीं। वो बोलते हाँ जी, इलेक्शन कमीशन देख तो सकता है कि आप नागरिक हैं या नहीं है। वो आधार कार्ड हमारे नागरिक के लिए तो डाला है कानून में। शायद उन्होंने ना देखा हो कि उसमें आधार कार्ड डला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अनिवार्य कर देंगे, तभी आधार कार्ड दिखाओ, बस बात खत्म। इससे ज्यादा तो कर ही नहीं ना सकते। वो तो मैक्सिमम है। हालांकि उसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई आधार कार्ड ना भी दोगा तब भी उसका वाट नहीं करता था। नहीं, लेकिन इसलिए क्या मैं बोल रहा ये हूँ। चोरी हम रोक सकते हैं डॉक्टर गर्ग? ये जो साफ दिख रहा हाँ, है 60% हाँ, चोरी, ये हम रुकेगी रोक कैसे? सकते हैं। ये रोक सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों को एजिटेट करना होगा, सड़कों पे आना। क्योंकि तीन, आपके सवाल क्या है? 4 करोड़ वोटरों का 10, 20 लाख, 2 लाख का होता तो कोर्ट में जाके इसका सोल्यूशन था। अब सोल्यूशन कोर्ट में नहीं है। अब ये जनता का, पूरी बिहार के 60% लोगों का राइट छीना जा रहा है, किसी और को दिया जा रहा है, जिस जो राइटफुल नहीं है। जो राइटफुल है उसका, और कानून को तोड़ के, कानून का उल्लंघन करके दिया जा रहा है। तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। भी आप कौन होते हैं? ये ऐसा ही है। दिनेश कुमार वो काम कर रहा है जैसे कोई खड़ा होकर किसी की जमीन पे कब्जा कर ले, किसी पे घर पे कब्जा कर ले, किसी के व्यापार पे कब्जा कर ले, किसी पे गार्डन पे कब्जा कर ले, किसी के पहाड़ पे कब्जा कर ले। वो वैसा ही काम कर रहा है दिनेश कुमार। तो जब आपके घर पे, आपके गांव पे कब्जा करते हैं, तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं ना। जब आपके गांव में बाढ़ आती है, तो गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक दो सौ लोग। इसीलिए ये बाढ़ है। ये गणेश कुमार एक बाढ़ लेके आ रहा है, जिसे एक तरफ को सब कुछ डाल देगा और दूसरी तरफ को खाली कर देगा। इसलिए रिक्त कर देगा। उसको रिक्त करने से रोकने के लिए जो रिक्त होने वाले हैं उनको खड़े होना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको सड़कों पे आना पड़ेगा कि हु आर यू। मैं आपको, कोई बोलेगा मेरे को कि यार ऐसी बातें करते हैं, ऐसी कहते हैं हु आर यू। हमारे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कोई कानून बना दिया गलत। मैंने बोला ये तो गलत बनाया, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग थी। कहने का मैंने बना दिया। मैंने बोला तू रब है, तेरे को कहाँ अधिकार मिल गया? यू हैव टू वर्क अंडर द लॉ। यू आर डायरेक्टर, रादर यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। आपकी तो ज्यादा जिम्मेवारी है कि कानून के हिसाब से काम करें। ऐसे मैंने बना दिया। भाई तू महाराजा अकबर नहीं है, ये अकबर का राज नहीं है, ये राजों का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र है। सो इसलिए गणेश कुमार इज नथिंग बट ए ब्यूरोक्रेट, and a bureaucrat with a closed mind. A bureaucrat who does not try to study all the rules and regulations before taking action. A bureaucrat who tries to justify the illegal action taken by him by taking fringe sentences, fringe phrases, fringe words out of the law and putting it out of the context. इसलिए दिनेश कुमार बेईमानी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है देश के साथ। क्योंकि 2003 की सूची की बात कह के लोगों को प्रलोभन कर रहा है, जबकि उसको रिजेक्ट ही नहीं कर सकता था। उसके पास पावर ही नहीं है। हाउ कैन ही डू? ऐसे तो कह दो को बोल देगा मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, परसों को बोल देगा जी ये तो 1950 में सब कुछ गड़बड़ हो गया था। ये ऐसी बातें गणेश कुमार के लिए, मैं तो हैरान हूं कि एक सारी उम्र ब्यूरोक्रेट रहा हो, वो ऐसी बातें कर रहा है। इसका मतलब उसने तो पता नहीं कहा कौन सी कहर काफरी की होगी। आप राजीव कुमार की बात करते हैं मैम। आप तो एक बात और छोटा सा, एक किसी का कोई बंदा बहुत मारा था, ब्रह्मचारी था, काम गड़बड़ करता था, तो लोग उसको गाली निकालते थे। उसने अपने बच्चों को बताया कि यार मेरा नाम रहना चाहिए। तो
वो लोगों के मुर्दे उखाड़ के ना वहां से पैसे पूसे भी निकाल देता था, मुंह में 1 रुपया डालते हैं जो मम डंडा। तो उसके बेटे ने कहा हाँ ठीक है। वो क्या करे, वो मुर्दा उखाड़ के पैसा भी निकाल दे, मुर्दा उसके घर के आगे रख दे, तो लोग कहें यार इससे तो उसका बाप ही अच्छा था। अब इसने दिनेश कुमार ने तो राजीव कुमार को भी अच्छा कहला दिया मुकाबले में, क्योंकि तो मुर्दे को उखाड़ के वहां उनके घर के आगे रख रहा है और सभी घरों में मुर्दे रख रहा है। तो इसलिए गणेश कुमार को, इसको तो हम बोलते हैं लगाम डालना होगा। ये बेलगाम बनता जा रहा है, इसमें कानून का, संविधान का लगाम है, लेकिन ये लगाम को तो मानने को तैयार ही नहीं। ये तो बोलता मैं तो, इसके मैंने लग रहा है हमारे एक डॉक्टरी में वर्ड हम बोलते हैं मेगेलोमेनिया। मेगेलोमेनिया ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मेरे जितना तो सियाना कोई है ही नहीं, मेरे जितना ताकतवर कोई नहीं, मैं जो मर्जी करूं, ये मेगेलोमेनिया होता है। ऐसा ताकतवर कोई भी नहीं होता दुनिया में। सो इसलिए दिनेश कुमार को अब मेगेलोमेनिया उसका दूर करने के लिए, जिसको फायदा हो रहा है वो तो करेगा नहीं, वो पावर में है। जिसको नुकसान हो रहा है उसको सड़क पे आना पड़ेगा। बिल्कुल जिसको बिल्कुल। नुकसान हो रहा है, अगर वो नहीं आएगा, वो नुकसान किसको हो रहा है, केवल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, हर एक वोटर को हो रहा है। सो बिहार के लोगों को इमीडिएटली आना पड़ेगा, फिर बाकी मुल्क को आना। मैं चलते चलते बस आखिरी सवाल आपसे कहूंगी, पूछूंगी कि ये जो SIR है, जो इंटेंसिव रिवीजन ऑफ जी इलेक्टोरल रोल्स हो रहा है, अ, जी इसके बारे में लास्ट में चलते चलते आप क्या कहेंगे? हमने ये बात की कि ये अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड चुनावी प्रक्रिया पर लेकिन क्या कहेंगे चलते चलते, और क्या उम्मीद आप करते हैं? एक ही लाइन में मैं कह रहा हूं कि जो अमित शाह जी एनआरसी सीए लागू नहीं कर सके, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ था, अब इलेक्शन कमीशन सीधा सामने आ गया कि 2000 का सीए मैंने लागू करना है, उसके टेस्ट से हमने नागरिकता पहचाननी है। ये उसका काम नहीं है, इट इज नॉट हिज कप ऑफ टी। सो उसकी प्लेट में ये भोजन नहीं पड़ा, वो किसी और के में है, वो दूसरे का कर रहा है। और यही उसका एम है कि इसका बहाना लगा के एक तो एनआरसीसी लागू हो जाएगा, दूसरा लोगों को, जैसे असम में पहले ऐसी गड़बड़ हो चुकी है, वो चुनाव इलेक्शन में नहीं हुई, वो होम मिनिस्ट्री के सर्वेक्षण से हुई, लेकिन सरकार को उसको बदलना पड़ा। अब ये तो इलेक्शन में कर रहा है। सो इसलिए ये बड़ी बात है। ये एनआरसी सीए लागू करने के लिए चौधरी बन रहा है, जैसे गोगोई को बनाया है, शायद ये भी सोचता है कि मेरे को कहीं ना कहीं अम्बेसडर बना दें, कुछ कर दें। ये कहीं इसके मन में लालच है। ये कोई कोई ये भले मानस नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट होगा अच्छा, अरुण कुमार छोड़ के गया था ना, ये जो अच्छा ब्यूरोक्रेट होगा एक सीमा से ज्यादा नहीं जाता। कानून पर मैं एक लास्ट बात बताता हूँ। पीएमओ में रहे हैं, हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, एक लेडी ऑफिसर थे बड़े सीनियर। हमने बोला मैम ऐसे ऐसे करना है, हर ऑलवेज हर फर्स्ट सेंटेंस विल बी, इज इट ए वैलिड चार्ज, एम आई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हमको उनको सेटिस्फाई, वो बहुत तिखे थे, हमको उनको सेटिस्फाई करना पड़ता था कि यस, अंडर लॉ इट इज ए वैलिड चार्ज एंड अंडर लॉ यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो जो ब्यूरोक्रेट ना बहुत सियाने होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। ये गणेश कुमार तो किसी और ही दुनिया में बस रहा है। सो शेख चिली की बातें करता है, लेकिन शेख चिली को भी अब आप जब इकट्ठे होते हैं तभी उसको बता सकते हैं कि भैया आप शेख चिली हैं, आप असली बंदे नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहुत चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार हाँ में चुनावी प्रक्रिया को शुरुआत तो उसकी की गई है, और जैसा डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि ये अभी तक का सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉड है, और ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार से भी ज़्यादा बड़ा धोखा, ज़्यादा बड़ी जालसाज़ी कर रहे हैं, और ऐसे में क्या अब आने वाला जो मॉनसून सेशन है, उसमें विपक्ष जगेगा? क्या विपक्ष को ये नहीं दिख रहा है कि 60% वोट्स जो बिहार के हैं वो ऑलरेडी चुराए जा रहे हैं, उसका प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है? क्या हम इस जालसाजी को, इस फ्रॉड को क्या हम रोक सकते हैं? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू।